दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 28वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 23/1 को 5/15 से लेकर के 6/15 के बीच में। आइए देखते हैं इसमें किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल मेंसुरेशन 2D से है। सवाल में आपको बोला 4 गायों को 30 मीटर लंबाई 20 मीटर चौड़ाई के आयताकार क्षेत्र के चारों कोनों पर मतलब प्रत्येक कोने पर बांधा गया। रस्सी की लंबाई 7 मीटर है। खेत का ऐसा कितना क्षेत्र है जहां गाय चर नहीं सकती। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, देखिए यह है पूरा मामला, यह है 20 मीटर, यह है आपका 30, यह आयताकार खेत है। यहां पर मैंने बांध दी है गायें इस जगह पर। यह कितना है 7, ये 7 यहां पर, यही 7 यहां पर, यही 7 यहां पर और यही 7 यहां पर। अब देखिए ये 7 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 ये 7, ये अगर मैं बात करूं, और यहां पर आप एक चीज और देखो, ये एंगल कितने कितने के हैं, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। अब अगर आप देखो ये क्या है, वृत्त का चौथाई हिस्सा जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 है, और सभी की त्रिज्या 7 दी हुई है, तो ये 90 90 90 90 मिलके कितना हो गया 360 डिग्री, और वृत्त का जो कोण होता वो भी 360 डिग्री। मतलब मैं ये बोल सकता हूं ये चारों हिस्से मिलकर के एक वृत्त बना रहे हैं और उस वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर। ठीक है, अब आपसे जो सवाल में पूछा जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि ये जो हिस्सा जो नहीं चला गया है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो यहां आप ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 7, आप कर लीजिए, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 600, 22 में से 7 154, 600 में से 200 घटाएंगे 400, और 54 को देना पड़ेगा 46, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 446, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर अभी तक आप लोगों ने जो सवाल देखे होंगे उसमें ज्यादातर में एक जगह गाय को बांधा जाता, अगर एक जगह गाय को बांधा होता तो ये वृत्त का तीसरा हिस्सा कहलाता, 2 जगह बांध दिया जाए तो वृत्त का आधा कहलाएगा। अगर यही मामला समबाहु त्रिभुज में हो जाता तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, मतलब वो रहेगा वृत्त का आधा। और अगर ऐसा खेत में बांध दिया जाए जो या तो आयत है या तो वर्ग है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या बन जाएगा, चूंकि 90-90 डिग्री के चारों कोण रहते हैं इसलिए ये क्या बन जाएगा, पूरा एक वृत्त बन जाएगा जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि धारा की दिशा में चाल बोले या 1 घंटे में तय दूरी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, x प्लस, और धारा के विपरीत, चाहे मैं इसको चाल बोलूं चाहे 1 घंटे में तय दूरी ये रहती है x माइनस वाई। यहां पर x है नाव की चाल और y है धारा की। अब यहां देखिए आपको क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 12/4, मतलब कितनी हो जाएगी 3। धारा के विपरीत 6 किलोमीटर, धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई, 6/4 मतलब ये कितना हो जाएगा 1.5 चौक हो गया। अब आपसे नाव की चाल पूछ रहा, मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, धन 1.5/2, 4.5/2, मतलब उत्तर हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। ठीक है, और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2.25 किलोमीटर पर आवर। बात करते हैं अगले सवाल की।
ए बी सी के बीच 5:7:11 के अनुपात में बांटा जाना है किसी धनराशि को। बी को ए से 1500 रुपए अधिक मिले। देखिए दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है 7 और 5, 2 का अंतर, 2 बराबर 1500, 1 बराबर कितना हो जाएगा 750। वैल्यू किसकी पूछ रहा है? बी की। 7×35, 7×7 और 3 52। उत्तर कितना है? 5250। सवालों में कोई दम नहीं है अगर देखा जाए तो। ए, बी और सी 5, 7 और 11 इन दोनों के बीच का फर्क है 2, और 2 बराबर कितना दिया हुआ 1500। तब एक की वैल्यू कितनी आएगी 750 का मान पूछा गया, और बी का मान है 7। 7 × 750, 7×35, 7×7 = 5250 रुपए, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए और बी एक सीधी रेखा में एक दूसरे से 155 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन ए से 7 AM पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर, और दूसरी ट्रेन बी से 8 AM पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर किस समय मिलेंगे? अगर मान लीजिए मैं ये सीधा सीधा बोल देता कि एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती है, और वह किस समय पर मिलेंगी या कितने घंटे बाद मिलेंगी, या पूरी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? क्या करते हैं हम? समय बराबर दूरी बटे चाल, और दोनों ट्रेनों की दिशा विपरीत है तो चाल जुड़ जाती है। अब यहां पर समस्या क्या है? समस्या यह है कि एक गाड़ी चल रही है कितने बजे? 7 बजे, और दूसरी गाड़ी चल रही है 8 बजे। हम क्यों ना दोनों का टाइम बराबर कर दें? ऐसे सवाल जब भी आएंगे आप दोनों का टाइम बराबर कर दीजिए, और बराबर करने का तरीका क्या है? जो बाद में चल रही है पहले वाली गाड़ी का टाइम वहां पे ले जाए। अब देखिए क्या बोल रहा हूं मैं सवाल को, देखिए ये है ए, ये है बी, दोनों के बीच की दूरी है 155 की। ये यहां से चल रही है, कितने बजे चल रही है? ये चल रही है 7 AM पर। चाल कितनी है? 20 किलोमीटर। यहां से चल रही है, ये चल रही है 8 AM पर, और इसकी चाल कितनी है? 25 किलोमीटर। अब मैंने आपको बोला दोनों का समय हमें बराबर करना है, तो ये 7 बजे वाली को मैं 8 बजा देता हूं, तो जो गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है वो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, मतलब 1 घंटे में कितना चलेगी? 20 किलोमीटर। ये मैंने बजा दिया यहाँ, तो यहां पर ये कितने किलोमीटर चल गई? किलोमीटर। मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितना है? अब आपका सवाल लग गया। अब देखिए 135 किलोमीटर की दूरी है, इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है? दूरी है 135, चाल दोनों की दिशा विपरीत है तो जुड़ जाएगी, मतलब 135 बटे 45 काट देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा? अब आपसे पूछ कह रहा किस समय पर मिलेंगे, तो दोनों गाड़ियों का टाइम अब कितना हो गया है? 8 बजे। तो 8 बजे से कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद, मतलब ये कितने बजे मिलेंगी? 11 बजे, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, जब कभी भी ऐसा सवाल आए आपको बगैर सोचे समझे दोनों की टाइमिंग को बराबर कर ले। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में, ए अकेले इसे 16 दिनों में। ए अकेले 16 दिनों में, तो बी भी 16 दिनों में, दोनों की क्षमता बराबर है। बी 50% क्षमता से काम कर रहा है, ए की 1, बी की 50, 1.5 हो गई। ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? 16/3 बटा तो 32/3। तो इसका ये हो। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर 2 लोग हैं, मान लीजिए सवाल बोला जाए दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, एक आदमी काम को 24 दिनों में कर रहा है, तभी उसको, क्यों? क्योंकि तभी तो जो उसकी क्षमता आधी हो गई, समय आधा हो गया। समय आधा हो गया, मतलब दोनों की जो क्षमता है वो क्या है? बराबर है। अब यहाँ पर 8 दिन दोनों मिलकर के कर रहे हैं, अकेला वो 16 दिनों में कर रहा है, तो जब ए अकेला 16 दिनों में कर रहा है तो बी भी 16 दिनों में कर रहा होगा। बी भी 16 दिनों में कर रहा है, दोनों की क्षमता बराबर है, तो इसकी 1, ये आधे से कर रहा है तो इसकी आधी, दोनों मिलाकर के 3, तो 1.5 हो गई। 3/2, 16 काम करना है तो 16/3/2, 16 दूनी 32/3। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये देखिए, ए और बी मिलकर के 8 दिनों में, ए इसे 16 दिनों में, वर्क कितना हो जाएगा? टाइम है। इसकी 2, इसकी 1, मतलब बट नेचुरल है, एक ही, दोनों की क्षमता बराबर। देख लीजिए यहाँ, ये मामला जब डबल का है तब की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए ये 50% क्षमता से काम कर रहा है, 50% का मतलब आधा, तो ये 1/2, ये 1, 1 धन 1/2, मतलब ये कितना हो गया? 3/2। ए बी की बात हो रही है।
अब आप देखिए टोटल काम है कितना 16, तो 16/3/2 मतलब 16 × 2/3 उत्तर कितना आ जाएगा 32। ठीक है, और ये आपका क्या है ऑप्शन नंबर 4। ये बात याद रखिएगा, अगर समय डबल हो रहा है मतलब मामला कितना हो रहा है, क्षमता दोनों की बराबर हो। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्याओं का औसत, औसत बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा योग बटे। अब देखिए प्रथम अभाज्य 9 कौन कौन सी है, 2 3 5 7 11 13 17 23 29 9 लेनी है ना, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने नहीं 19 और 3 3 6 3 और बटे कितना है। अब आप देखिए 3 2 5 5 10 7 17 11 28 3 31 10 41 41 7 48 48 58 58 9 67 67 67 10 77 77 3 80 और 20 100। उत्तर कितना आ गया 100/9, मतलब इसको उत्तर आ जाएगा 11/9। ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। अभाज्य संख्याओं के मामले में आपको ज्यादा कुछ भी सोच है, सीधा सीधा है योग बटे संख्या। बस एक बात याद रखिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का। 6 क्रमागत विषम संख्या 6, 6 में 5 दूनी 10, अंतर का घन 10 का घन कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप सोच 1000 तुरंत कैसे आ गया, देखिए बता रहा हूं मैं। देखिए औसत कितना है 68, औसत का मतलब होता है बीच का। सब की बात हो रही है मतलब यहाँ हो जाएगा 67, यहाँ हो जाएगा 65, यहाँ हो जाएगा 63, यहाँ हो जाएगा 69, 71, 73। ये 6 संख्याएं हो गई। अब देखिए इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 10, और 10 की घाते 3 बराबर कितना हो जाएगा 1। ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बराबर होता है n-1, 1, और एक होता है n-1। कब कब होता है ये तब होता है जब मामला किसका हो, प्राकृत संख्या, और ये तब होता है जब मामला किसका हो, सम अवलिक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितनी क्रमागत संख्याएं हैं 6, इसी में ये विषम का मामला है, तो 6 - 1 × 2 मतलब 5 × 2, उत्तर कितना 10, और 10 की घाते 3 का उत्तर कितना हो जाएगा 1000। इसलिए मैंने सवाल देखते ही आपको उत्तर बता दिया था कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक दुकानदार ने पाया कि उत्पाद का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90%, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90%, ठीक है, विक्रय मूल्य 90 रुपए है। लाभ प्राप्त करने के लिए वह 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 800 ग्राम तौलता है। उस उत्पाद के 1 केजी को बेचने पर दुकान द्वारा अर्जित लाभ क्या। यहाँ पर देखिए आपको सवाल में बोल रहा है तो विक्रय मूल्य है वो तो कितना है 90 रुपए, और इसकी वैल्यू कितनी, जो आपका क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 100 रुपए, क्योंकि 90% बराबर कितना है 90 रुपए, मतलब 1% की वैल्यू कितनी 1 रुपए, तो 100% की वैल्यू कितनी। लेकिन बेईमानी के मामले में मैंने आप लोगों को एक बात बताया था, क्रय मूल्य वो होता है जितना सामान्य दिया गया, जितना सामान्य दिया गया। तो सामान्य जो दिया गया मतलब जो क्रय मूल्य आपका वास्तविक है, वो क्रय मूल्य जो वास्तविक है वो क्या है 100 का सामान है, उसको देना था 1000 ग्राम, लेकिन उसने क्या कितना है 800 ग्राम। 1 2 3 1 2, उत्तर कितना आ गया ये 80 रुपए। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है 90, क्रय मूल्य कितना है 80, लाभ बराबर कितना हो जाएगा 90 - 80 बराबर उत्तर कितना है 10 रुपए, और चूंकि 10 रुपए रुपए में ही निकालना था इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा 10। प्रतिशत में भी पूछता तो भी उत्तर यही आ जाता, नहीं तब 10/80 हो। प्रियांक ने सुसज्जित किया हुआ फ्लैट 60 लाख रुपए में खरीदा, 60 लाख 6 लाख
60 लाख रुपए में, 60 लाख रुपए में खरीदा, 120 लाख रुपए में बेच दिया। फ्लैट के मूल्य प्रति, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। देखिए मामला कितने का था ये, 60 लाख रुपए, 60 लाख में खरीदा, 120 लाख में बेच दिया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 1:2, ये क्या है आपका सीपी, ये क्या है आपका एसपी। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 - 1 बराबर 1। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 1 बटे सीपी कितना है, 1 में 100, तब उत्तर कितना हो जाएगा 100%। और ये है आपका ऑप्शन। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक 6 और 3024 है। एक संख्या 54, दूसरी से मैंने आप लोगों को बताया था, अगर एलसीएम एचसीएफ दिया गया हो, एक संख्या दी गई हो, दूसरी संख्या पूछ रहा हो, तो फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या और, देखिए अब एलसीएम कितना है 3024, एचसीएफ कितना है 6, बराबर कितना दिया हुआ 54। नंबर काटेंगे, 6 नहीं है 54, 9 तिरिक 27, 27 3, 9 तिरिक 27, 9 छक्का 54, मतलब जो दूसरा नंबर है वैल्यू हो जाएगी 36। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, या ये कह लें एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाया जाने वाला पहला सवाल है। बात करते हैं अगले सवाल की। रमेश ने एक बाइक 64,000 में खरीदी, 60,000 में बेच दी, कितने प्रतिशत खानी, ये क्या है, ये क्या है एसपी। अब देखिए सीपी एसपी से ज्यादा है तो क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस बराबर, या इसको हम बोल सकते हैं हानि बराबर कितना हो जाएगा 64,000 माइनस 60,000 बराबर कितनी हो जाएगी 4,000। जो हानि का प्रतिशत है, हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 4,000, और क्रय मूल्य कितना है 64,000, और गुणे कितना 100, 1 2 को काटेंगे कितना 16, 4 25, उत्तर कितना 6 सही 1/4। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 0.25, 6 सही 1/4 बोलिए चाहे 6.25 बोलिए। बात करते हैं अगले सवाल की। अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद लाभ कितना है 5%। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट चाहिए। इसके मैं दो तरीके से आपको बता देता हूं। एक तरीका तो जो बेसिक वाला है, अंकित मूल्य पर छूट के बाद का मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य पर लाभ या हानि के बाद का मूल्य। और एक तरीका मैंने आपको एक और सवाल में बताया था, देख लेते हैं दोनों तरीकों। 15 की छूट मतलब मामला कितने का है 85 एमपी पर मिलती है। 5 का लाभ मतलब मामला कितने का है 180 एमपी बराबर हो जाएगा 105/85 21। अब देखिए उसको कितना लाभ प्राप्त करना है 8 का। लाभ हमेशा किस पर प्राप्त किया जाता है क्रय मूल्य पर। 8% का उसको लाभ चाहिए, मतलब 17 गुणे 1.08, 17 8 136, 17 कम 17 और 1 18, मतलब सामान था 17 का, अब उसको बेचना है 18.36। यहां पर ये क्या हो जाएगी छूट। छूट कितने की ले रहा है वो 21 में से 19 गया 2.64। कितने पर ले रहा है प्रतिशत में पूछ रहा है ये 2 जीरो हम लोग कैंसिल, मतलब पूरा मामला कितना हो जाएगा 264। किसका भाग देना है 21 से कम 21, 5 4, 21 दूनी 42, 2 1 दशमलव 0, 5 105 21 90, मतलब लगभग 12.6। ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। दूसरा एक तरीका मैंने आप लोगों को एक सवाल में और बताया था, वो भी समझ लीजिए। ये कितने की छूट है 85, 15 की, मतलब 85% की जो वैल्यू है वो कितनी है तो 5, और आपसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है 108। अब देखिए इसको काट लेते हैं, 3 3 9 3 5 15 36। यहाँ पे अगर मैं देखूं 5 7 35, 17 15, ठीक है नहीं इसको भी रहने तो मत काटिए, 35 रहने दीजिए तो 85। अब देखिए
35 की वैल्यू 85% है, 36 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 35 की वैल्यू है 85%, 36 की वैल्यू कितना हो जाएगा 85/35 गुणे 36, 5×7=35 तो हो गया 17 छक्का 102, 17 दिया 51 और 10 61, भाग का ऐसे 7 से, 7×8 56, 5×49 7×7 49, 3 30, 7×4 28, मतलब ये सामान अब बिकेगा कितने में 87.4, और 87.4 में बिकेगा मतलब छूट कितने की हो जाएगी -87.4, तब उत्तर कितना हो जाएगा 12.6%। ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये सवाल में यद्यपि ज्यादा बेनिफिट नहीं है, इस सवाल में यह तरीका तब इस्तेमाल आप लोग किया करो जहां पर दो लगातार छूटों के बाद लाभ दिया गया हो, और उसमें भी स्पेशली अगर पहली छूट बराबर। एक सवाल ऐसा आपके इसमें फंस चुका है, शायद 19 नंबर 20 नंबर या 21 नंबर में था, देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो सवाल लगा हुआ था। ठीक है, रेशियो निकाल लेते हैं, और रेशियो से हम क्या देख लेते हैं, बहुत ही सीधा सा फंडा ये है कि यहाँ पर छूट 85 है, ये वैल्यू कितनी है 85 से 105 हो रहा है, तो मामला 108 से कितना हो रहा है। ठीक है, 85 से 105 हो रहा है तो 17 से 35, 35 को तो 36 का मामला क्या है। ठीक है, 35 बराबर 17 है तो 36 बराबर कितना होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। पी और क्यू ने मिलकर एक काम को 18 दिनों में, क्यू अकेले इसे 36, फिर वही मामला 18 दूनी 36, जब क्यू अकेले 36 में करेगा तो पी भी 36 में करेगा। क्यू ने कार्य करना प्रारंभ किया, 6 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया, पी ने से इस कार्य अपने हाथ में ले लिया, कितना टाइम लगेगा। यहां मैंने बताया पिछले जैसे सवाल ये, ठीक है, दोनों मिलकर के आधा और डबल का मामला हो रहा है, दोनों मिलकर 18 दिनों में, सिंगल 36 दिनों में, तो जब ये 36 तो दूसरा भी 36, और इसने 6 दिन किया तो बाकी कितना काम बचा 30, तो मानिए। ठीक है, लगाने के लिए अगर मैं देखूं इसको तो पी और क्यू मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 18 दिनों में, कितने दिनों में कर रहा है 36 दिनों में, ये टाइम है। वर्क बराबर कितना है 36, इफिशियंसी तो इसकी एक, पी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 1। अब देख लीजिए 1 हो गई, अब इसने कितने दिन काम किया 6 दिन, मतलब ये भी 36 दिनों में काम करेगा। ठीक है, इसने कितने दिन किया 6 दिन, शेष यही करता 30 दिन में करता, ये भी करेगा तो कितने दिन में करेगा, कितना हो जाएगा 30 दिन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। एक विक्रेता ने पंखे के अंकित मूल्य पर 30% की छूट, 30% की छूट मतलब 70% का मामला हो गया, विक्रय मूल्य 28 और 7×4 = 28, अंकित मूल्य 4000, करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल में क्या देखिए, सवाल में आपको बोल रहा है 70% की जो वैल्यू है ये कितनी है 2800 रुपए, 0 से 0 कैंसिल, 7×4 = 28, मतलब 1% की वैल्यू है 40, तो 100%, 2 जीरो यहां बढ़ रहे हैं, 2 जीरो आप यहां भी बढ़ा दीजिए, उत्तर कितना 4000 रुपए, ऑप्शन नंबर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में डाले गए 58%, एक को 58 मिले, अच्छा अवैध अवैध तो कुछ नहीं है, वाला व्यक्ति 4000 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया। देखिए टोटल मत जो होते हैं वो कितने होते हैं 100, यहाँ पर अवैध और नहीं डाले गए का कोई सवाल ही नहीं। विनर की वैल्यू कितनी है 58, तो लूजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42, ये दोनों मिलाकर के 100 होने चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 16%, और 16% की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 4032, काटेंगे 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16×5 = 80, तो मतलब 1% की वैल्यू इतनी है। 100% की वैल्यू 2 जीरो यहां भी बढ़ा दीजिए 25,200, और ये है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि उधार लेता है, उसका भुगतान 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में करता है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 5% प्रति वर्ष की दर से की जाती है वार्षिक रूप से। यहाँ देखिए मामला किसका है, किस्त का। एक बात ध्यान रखिएगा, किस्त हमेशा बराबर, किस्त हमेशा बराबर होती है। अब यहाँ पे देखिए मामला था कितने का 5%, 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/, मतलब पहले साल जो मामला रहेगा, ये फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, पहले साल जो मामला होगा वो रहेगा 20 से, दूसरे साल जो मामला रहेगा वो रहेगा 20 से 21 स्क्वायर
400 से 400, ठीक है, ये मामला कब का है। अब यहां देखिए ईएमआई इसके कितनी आ रही है 441, तो 441 अगर दूसरे साल उसने जमा किया तो 441 उसको पहले साल भी जमा करना चाहिए था। अब यहाँ पे देखने की जो बात है, इसको 441 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए 21 को अगर मुझे 441 बनाना है तो मुझे 21 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा, तो 21 का ही गुणा यहाँ पे होगा, 21 का गुणा हो जाएगा तो ये कितना 420, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 441। अब देखिए ये मूलधन कितना हो गया 800, ये क्या है आपकी, ये है आपकी, और जो मिश्र धन हो गया ये कितना हो गया 882 रुपया, ये क्या है आपका। अब आपसे जो दिया हुआ है इन तीनों में से कोई एक डाटा, ये मूलधन कहलाता है, इन तीनों में से कोई एक चीज दे करके वो बाकी की एक चीज पूछता है। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में आपको बोल रहा है वार्षिक रूप से 882 का भुगतान करता, मतलब इसका मान दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है 882 का, काटेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा तो, और पूछ क्या रहा है कितनी धनराशि उधार ली थी, गुणा 2 शून्य शून्य 2 2 4 2 8 16, पूरा मामला कितने का है 1640 का, ये है आपका ऑप्शन। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, केवल और केवल आपको एक चीज करनी है और वो ये है कि किस्त को आपको बराबर करना, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, निम्न में से कौन सी संख्या 24, 24 का मतलब क्या हुआ 8, और 8 से कौन सी संख्या कटती है, इसके अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, 3 से कौन सी संख्या कटती है जिसके अंकों का योग, ठीक है। अब देखिए पहले मैं 3 से चेक करता हूं, 9 2 11 4 15 ये कट जाएगी, 8 5 13 4 17 1 18 कट जाएगी, 6 5 11 8 19 कट जाएगी, 8 से 14 1 15 कट जाएगी, मतलब 3 से तो सब कट रही है। अब हमको चेक किससे करना है 8 से, 8 के लिए अंतिम के 3 अंक ये और ये, देखिए इसको चेक करें 8 कम 8 1 हासिल 14 नहीं कटेगा, इसको चेक करें 8 पंचे 40 40 5 58 नहीं कटेगा, 8 कम 8 8 सते 56 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा मतलब यही आपका उत्तर है, ये वाला वैसे नहीं कटेगा, 8 कम 8 8 सते 56 नहीं कटेगा, मतलब कौन सी संख्या जो दोनों से कट रही है 2856। नया सवाल है लेकिन इस टॉपिक की तैयारी करनी बहुत आवश्यक है। 8 और 18 का तीसरा समानुपात 281 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के चौथे समानुपात के समान है। 8 और 18 का तीसरा समानुपात, देखिए 281 और चौथे समानुपात के, मैं सवाल यहीं से उठाता हूं। देखिए पहली बात, इसका जो तीसरा समानुपात होगा वो होगा बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब 18 का स्क्वायर बटे, अब इसके ये चौथे समानुपात के बराबर है, मतलब 2:81 समानुपात एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और अनुपात इसका जो चौथा समानुपात है वो है 18 गुणे 18 और बटे कितना 8, 2 चौके 8 2 9 18 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए इसका क्या रहता है, अंत पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये कितना हो जाएगा 2 81 बटे 2 बराबर 81 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 से 2 कैंसिल 81 से 81 कैंसिल, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 1, या इन दोनों में से काम करते हैं, दोनों से x कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 1 माइनस 2 बराबर -1, मतलब x की वैल्यू एक तो हो जाएगी -1 और दूसरे x बराबर -1 माइनस 2 बराबर -, मतलब या तो -3 या तो -1, जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया हो वही आपका उत्तर है, और हमारे ऑप्शन में दिया गया है -1। सवाल में ऐसा कुछ नहीं था, सवाल में अगर यही संख्या x न लेकर के कुछ और दे दी गई होती तो आप सवाल को तुरंत लगा लेते, केवल x भर दे दिया तब आप तुरंत लगा लेते, क्यों, क्योंकि चतुर्थ समानुपात में देखिए ये a है, ये b है, ये c है, और यहां से जो वैल्यू निकलेगी इसको c मान लेंगे, और चतुर्थ समानुपात में चतुर्थ समानुपाती क्या होता है, c की वैल्यू निकालनी थी आपको, c की वैल्यू निकालनी थी तो c, ये देखिए AD, ठीक है। सवाल में ऐसा कुछ था नहीं, बेसिक सवाल है, केवल x लगा के उसने सवाल को थोड़ा सा घुमाया हुआ था। ओ हो 20% की दर पर वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर
कितने साल का पूछ रहा है? अर्धवार्षिक का तो देगा 3 का होगा। चलिए पहले इसको 3 का चेक कर लेते हैं, फिर इसको 1.5 वर्ष, मतलब 1.5 वर्ष और 1 वर्ष का। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि। अर्धवार्षिक में दर कितनी हो जाती है 20/2, तब ये कितनी हो जाएगी 10%। समय कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 3। अब एसआई और सीआई का अंतर ये है, तो 3 वर्ष के लिए जो एसआई और सीआई का अंतर मैंने आपको बताया था, एक्स बराबर होता है पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3। अब देखिए एक्स की वैल्यू दी गई है 6200 बराबर पी तो आपको निकाल रही है, दर है 10 गुणे 10 300 10 बटे 100 100 1 2 कटी हो गया। ये पूरी वैल्यू कितनी है 310। तो अगर अपन ये 0 से 0 कैंसिल, 31 दूनी 62, वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 गुणे 2 जीरो इसके और 2 जीरो, मतलब टोटल कितने जीरो हो जाएंगे 5। देख लेते हैं, अगर इसमें आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर 1 साल का लेके देखेंगे। आ ही रहा है। देखिए 6200 का डाटा देखकर ही मेरी समझ में आ गया था कि मामला 31 दूनी 62 का होने वाला है। 300 तो है ही, 10 और जोड़ना है। और चूंकि 31 दूनी 62, अगर मैं यहाँ पे 1 साल लिया होता तो पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर हो जाता था, ये डाटा कटता ही नहीं। ठीक है, इसीलिए मेरे दिमाग में आया था कि मामला ये 1.5 साल का, और 1.5 साल का मामला बिल्कुल फिट है। सिंपली आपको फॉर्मूले में रख देना, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 180 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके आधार का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास ज्ञात करें। अब देखिए इस सवाल में आपको मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये ऊंचाई और ये आयतन क्यों दिया गया है, क्योंकि देखिए जब लंब की बेलन की बात होती है तो ये मामला क्या रहता है, ये मामला रहता है आपका किसका, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये पाई आर स्क्वायर होता ही है। और इसका जब वैल्यू इसने कितनी दे दी है 30, और उत्तर भी पाई के फॉर्मेट में दिया हुआ, मतलब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर बराबर 300 प्लस पाई 300 अपॉन पाई, तो आर बराबर कितना हो जाएगा √330 अपॉन पाई। ये आपका उत्तर है। ठीक है, और ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 3 में। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सवाल केवल आपको धोखा देने के लिए दिया गया। क्यों? क्योंकि आयतन और ऊंचाई का त्रिज्या या व्यास से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ परिधि दे देता तो भी त्रिज्या निकल जाती, यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया तो भी त्रिज्या निकल जाएगी। हाँ, अब एक बात जरूर समझने की जरूरत है कि आप लकीर के फकीर मत बनिए। आपको ये पता होना चाहिए कि बेलन का जो आधार और शीर्ष होता है वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। कुछ एक नए सवाल आपको इसमें देखने के लिए मिले, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ एक नए ट्रैक, जैसे नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी मिल गया, 2D में पहला ही सवाल जो आपको दे दिया था गाय को चरने वाला, लास्ट वाला सवाल जो आपको 2D का दिया, और बीच में भी कुछ एक बहुत अच्छे और कुछ एक बहुत सरल सवाल थे। एक चीज आपको ये पता लग रही होगी कि पेपर बहुत ही बैलेंस करके बनाया जाता है। कुछ सवाल बहुत ही अच्छे डाले जाते हैं तो कुछ सवाल बहुत सरल डाले जाते हैं, ताकि मामला बैलेंसिंग बनी रहे। आज का ये पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।